हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको एनसीईआरटी करवा दी। एनसीईआरटी में सिर्फ हमारा 10th क्लास की जो क्षितिज है उसका हमारा पद पाठ रहता है जिसमें कविताएं हैं, और मैंने आपको हिंदी साहित्य करवा दिया। इसमें अभी कुछ क्लासेस बाकी हैं, पर मैं आपको आदिकाल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा देती हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक मैंने आपको थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया है। अब हम एमसीक्यू पोर्शन करवाएंगे। यदि इसमें कोई क्वेश्चन हमारा थ्योरेटिकल में रह गया तो आज की क्लास में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। कम समय में आपको 180 या 200 क्वेश्चन के आसपास मैं आज की क्लास में करवा दूंगी, और आप भी चेक कर सकते हैं कि जो मैंने पढ़ाया है कि वो अच्छे से आया है नहीं आया है। चलो ज़्यादा समय ना लगाते हुए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आदिकाल के हिंदी साहित्य के मोस्ट इंपोर्टेंट इसके अंदर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो मैंने बहुत अच्छी क्लास बनाई है इंक्लूड करके हर एक बुक से क्वेश्चन। ठीक है, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, जनता की चित्तवृत्ति का इतिहास है, यह कथन किसका है? ठीक है, तो जो ये कथन है ना, ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। और आप इस कथन को, यदि आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और मेरी क्लास डेली देखते हैं तो लिख लेना। ठीक है, ये पूरा पूरा कथन अब मैं आपको किसी न किसी जो आपकी हिंदी साहित्य की बुक है उसमें लिखा होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास जनता की चित्तवृत्ति है। ठीक है, तो इस कथन को आपने हमेशा याद रखना है। तो ये किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है, तो इतिहास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? इतिहास के प्रति जो भारतीय दृष्टिकोण किस प्रकार का रहा है? आदर्श मूलक और अध्यायवादी रहा है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? ठीक है, तो हिंदी साहित्य की जो भूमिका है इसके लेखक कौन है? तो आप अच्छी तरह जानते होंगे कौन है। सिर्फ आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। मैं सीधे आपको ऑप्शन बताऊंगी। ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, क्योंकि यदि मैं सभी ऑप्शन को बताऊंगी तो टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरी हर क्लास को देख लीजिए, मैं टाइम को ध्यान में रख के पढ़ाती हूँ, क्योंकि किसी के पास इतना समय नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑप्शन ए ऑप्शन बी दूं मैं। तो इसलिए मैं आपको सीधे पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं। ठीक है, तो एक कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 में लिखा है। ठीक है, एक है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, और एक है हिंदी साहित्य का आदिकाल। तीनों रचनाएं आपने याद रखनी है। ठीक है, तो मैथिल कोकिला किस कवि को कहा जाता है? ठीक है, तो किसको कहा जाता है? ऑप्शन सी विद्यापति को कहा जाता है। और विद्यापति के बारे में मैं आपको फुल डिटेल से हिंदी साहित्य के आदिकाल की क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। इसकी रचनाओं के बारे में, इसकी रचना पदावली है उसके बारे में फुल डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ठीक है, क्योंकि बेस वही क्लास बनाएगी, सिर्फ ये एमसीक्यू से आपका इतना बेस नहीं बनेगा जितना बेस थ्योरेटिकल क्लास से बनता है। ठीक है, तो मैथिल कोकिला किस कवि को कहा जाता है? विद्यापति को कहा जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें कौन सी रचना विद्यापति की है? ठीक है, पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की है। पुरुष परीक्षा किसकी है? विद्यापति की है। और कीर्ति लता किसकी परीक्षा है? पुस्तक है, वो भी विद्यापति की है। कीर्ति लता है वो कौन सी भाषा में? वो अवहट में है। ठीक है, और जो पुरुष परीक्षा है वो संस्कृत भाषा में है, क्योंकि मैं ये आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ क्लास के अंदर। ठीक है, और पदावली किस भाषा में है? वो मैथिली भाषा में है। ठीक है, मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो मैथिली किस भाषा में है? पदावली किस भाषा में है? मैथिली में। आपको ये तीनों पॉइंट बता दिए। जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए जो भी रचनाएं लिखी किस किस भाषा में लिखी। और विद्यापति के पति के बारे में मैं फुल डिटेल से अपनी थ्योरेटिकल क्लास में पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, डोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? कुशल लाभ की रचना है, और ये क्या है? लौकिक साहित्य है। ठीक है, तो इसके बाद आदिकाल का सर्वप्रथम वीर गाथा काल किसने कहा था? ठीक है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा था? बहुत ही इजी क्वेश्चन, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। ठीक है, तो और आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया था? अभी यूपी टीजीटी में भी पूछा गया क्वेश्चन, और मैं हर बार आपको बताया था जब मैंने आपको आदिकाल की क्लास करवाई थी, तो किसने दिया था आदिकाल को? आदिकाल नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी दिया था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आदिकाल को आदिकाल कहा क्यों जाता है। ठीक है, तो आप वो क्लास देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, यहाँ से आप क्या समझे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो कब प्रकाशित हुआ था? 1929 में हुआ था, ऑप्शन डी। एक एक पॉइंट आपने याद रखना है। यदि मुझे टाइम लगा तो मैं आज ही आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में फुल डिटेल से पढ़ा दूंगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य में क्या योगदान रहा है, क्योंकि हम हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो हमें आचार्य राम प्रसाद द्विवेदी के जन्म से लेके, रचनाओं से लेके, और भक्ति काल को जो इन्होंने डिवाइड किया था, ठीक है, तो उनसे संबंधित सभी हमें रामचंद्र शुक्ल के बारे में पता होना चाहिए। इसके बारे में मैं एक क्लास जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, तो इनमें से कौन आदिकाल के कवि नहीं है? ठीक है, क्योंकि मैं आदिकाल आपको फुल डिटेल से पढ़ा चुकी हूँ, तो ठीक है, कौन नहीं है? ये आप देखो यहाँ पर विद्यापति,
आदिकाल के प्रमुख कवि हैं अमीर खुसरो, आदिकाल के प्रमुख कवि हैं चंद्रबरदाई, आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। और इन्होंने क्या लिखा है, पृथ्वीराज रासो लिखा है, जो हिंदी का पहला महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ लिखा है, पृथ्वीराज रासो इन्होंने लिखा है। ठीक है, पृथ्वीराज रासो लिखा है। ठीक है, तो बिहारी कौन से, बिहारी क्या है यहाँ पर, आदिकाल के कवि नहीं है। और बिहारी किस काल के कवि हैं, रीति काल के कवि हैं। और रीति काल के कवि हैं तो रीति काल में भी कौन सी, जो 3 धाराओं में विभाजित है, तो कौन सी धारा के कवि हैं, तो ये कौन सी धारा के हैं, रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, रीति सिद्ध। ठीक है, तो रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। जिन्होंने रीति काल की मेरी क्लास नहीं देखी है तो उनके लिए, तो जिसने देखी है उनके लिए तो 100% यहाँ पर कमेंट करके बताना कि जो मैंने आपको पढ़ाया था कि एक एक क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो रीति सिद्ध काव्यधारा के बिहारी आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने एक एक पॉइंट आपको समझा रखा है, रीति मुक्त काव्यधारा क्या होती है, रीति सिद्ध क्या होती है, और रीतिबद्ध क्या होती है। और रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि और रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि आप उन क्लास के बिना नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई है। ठीक है, और इस रचना को पूरा किसने किया था, इनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। क्योंकि जब पृथ्वीराज रासो को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था मोहम्मद गोरी के द्वारा, तो इन्होंने वो पुस्तक थी जो पृथ्वीराज रासो अपने पुत्र के हाथ में दे दी थी। ठीक है, तो इसके लिए इसके जो पृथ्वीराज रासो किसने पूरा किया था, तो जलहण ने पूरा किया था। ठीक है, ये आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो आगे है प्रमाल रासो को लोक में किस नाम से जानता है, लोक में किस नाम से जाना जाता है। प्रमाल रासो का मतलब कहने का भाव यहाँ पर सीधा सीधा है कि प्रमाल रासो को किस नाम से जाना जाता है। प्रमाल रासो को आलाखंड के नाम से भी जाना जाता है। और आपको प्रमाल रासो का विषय भी पता होना चाहिए कि प्रमाल रासो किससे संबंधित है। प्रमाल रासो 2 भाइयों की कथा है जो बहुत ही क्षत्रिय और वीर थे, आला और उदल। ठीक है, और प्रमाल रासो को वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में अब भी गाया जाता है। ठीक है, तो मैंने जो जो फैक्ट है आपको बता दिए। ठीक है, और यदि आपने को हर एक फैक्ट को जानना है, हर एक चीज को डिटेल से पढ़ना है, तो आप मेरी हिंदी साहित्य की क्लास देख लीजिए, आपका हर एक पॉइंट दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अब चलिए हिंदी निम्न सूची को सम्मिलित कीजिए। ठीक है, तो बिसल देव रासो के बारे में मैंने आपको क्लास के अंदर एक एक पॉइंट समझा रखा है कि इसका राजा का नाम क्या था, इसकी पत्नी का नाम क्या था, और ये विरह खंड है। ठीक है, ये श्रृंगार ग्रंथ है। ठीक है, और ये मतलब इसके अंदर 4 खंड हैं, तो इसके अंदर छंद कितने हैं मैंने अपनी क्लास के अंदर समझा रखा है। ठीक है, जिसने वो क्लास पढ़ी है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि हिंदी साहित्य की क्लास में मैंने आपको एक एक पॉइंट को करवा रखा है या नहीं करवा रखा है। तो बिसल देव रासो के रचनाकार कौन है, नरपति हैं। और मैंने ट्रिक के साथ सभी की रचनाएं याद करवा रखी हैं। ठीक है, बिसल देव रासो के कौन है, नरपति। 3 आएगा सबसे पहले। ठीक है, तो बिसल देव क्या थी, जो नरपति है इसकी पत्नी थी। तो दोनों में क्या हो जाता है, शादी के बाद क्या चल जाता है, रूठ के उड़ीसा चले जाते हैं। मैंने आपको पूरा इसका कॉन्सेप्ट बता रखा है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है, तो चंद्रबरदाई 4 आएगा यहाँ पर। और अमीर की पहेलियां अमीर खुसरो की पहेलियां किसकी रचना है, तो विद्यापति, अमीर खुसरो की। और पदावली किसकी है, विद्यापति की। और मैंने ये भी बता दिया कि ये मैथिली भाषा में है, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो इनमें से कवियों का आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जैसे मैं आपको हर एक क्लास में बार बार कहती हूँ कि आपको हर एक रचनाकार का जन्म वर्ष भी याद रखना है, हर एक का नहीं रखना, बट जो इम्पोर्टेंट है उनका रखना है। जो छायावाद के 4 कवि हैं तो इनका तो आपको जन्म वर्ष याद होना चाहिए। जैसे और भक्ति काल के अंदर आपको सूरदास का, तुलसीदास का, और जो भक्ति काल में निर्गुण काव्यधारा के कबीर दास का, और सगुण काव्यधारा में जैसे इसके सूरदास का, इन सभी के क्या है, इनको जन्म आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तभी आप सीक्वेंस के अंदर लगा पाओगे। ठीक है, तो अब देख लीजिए सबसे पहले कौन है, प्रसाद है। यदि आपने मेरी आधुनिक काल की रचना मेरी वीडियो देखी होगी, क्लास देखी होगी, तो मैंने वहां पर इनकी हर एक रचना को भी आपको अच्छे से याद करवाया हुआ है। सबसे पहले प्रसाद, उसके बाद मैंने आपको बताया था निराला, फिर उसके बाद है पंत। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो उसके बाद है पंत, फिर है महादेवी। ठीक है, तो ये होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, जो जयशंकर प्रसाद है, इनका रचना वर्ष है, सॉरी इनका जन्म वर्ष है 1899, ये है जयशंकर प्रसाद का। ठीक है, और जो 1899 है वो निराला जी का है। ठीक है, निराला का वर्ष काल है। और 1900 पंत का है। ठीक है, यहाँ पर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर उसका लिख रही हूँ। तो महादेवी का क्या है, 1907 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। जयशंकर, निराला, पंत और महादेवी वर्मा क्या है, सबसे छोटी है। और ये बात मैं हर एक क्लास में आपको बार बार बताती हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही बताती हूँ। ठीक है, इन रचनाओं का काल क्रम
अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, मैं आपको रचनाएं भी बताती हूँ। ठीक है, कौन कौन सी लगानी है। सबसे पहले आप देख लीजिए, तो सीधे सीधे हम पॉइंट से देख लेते हैं। तो कामयानी तो 1936 में है और छायावाद की रचना है, तो ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, ये ऑप्शन के साथ कट करके करने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यामा महादेवी वर्मा का काव्यों का संकलन है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकती। वीणा किसकी रचना है? सुमित्रानंद पंत की है, तो ये भी नहीं हो सकती। तो सबसे पुरानी रचना क्या है? तुलसीदास की है। ठीक है, तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास तो उसकी रचना है ना, जो निराला की रचना है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कामयानी से होगा। ठीक है, कामयानी। ठीक है, तुलसीदास निराला की रचना है। ठीक है, तो सॉरी, यहाँ पर वो मैंने ये तुलसीदास वो भक्ति काल वाला लगा लिया था। तो इसका आंसर जो होगा बी होगा। 1936 में कामयानी है, उसके बाद है तुलसीदास है, फिर वीणा है, फिर यामा है। ठीक है, तो यामा सबसे बाद में महादेवी वर्मा की है। वीणा वीणा है जो वो उसकी है, सॉरी, उसकी पंत की है। ठीक है, तुलसीदास 1942 में लिखी हुई निराला की रचना है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी होगा। ठीक है, उसके बाद इन रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है, कामयानी किसकी रचना है? वो पंत की है, 3 आएगा। और आप सबसे पहले 3 आएगा। और आप कामयानी के बारे में फुल डिटेल से मैंने आपको पढ़ा रखा, नहीं मैंने आपको फुल डिटेल से पढ़ाऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में। यदि आप कमेंट करोगे तो मैं जरूर पढ़ाऊंगी, क्योंकि कामयानी के विषय में हमें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये हिंदी साहित्य में महाकाव्य है। और इसके जो सर्ग हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। जो इसके 15 सर्ग हैं उनके सिक्वेंस के बारे में पता होना चाहिए। जो इसके पात्र हैं ईड़ा, मनु, सरदा, उनके बारे में पता होना चाहिए। देखिए, इसका जो रस है वो कौन सा है ये पता होना चाहिए। तो मैं आपको कामयानी के ऊपर एक वीडियो यदि टाइम लगा तो जरूर बना के दूंगी। ठीक है, जिससे आप सारे कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कामयानी किसकी रचना है? पंत उसकी प्रसाद की है। सबसे पहले 2 आएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पर मैंने 3 लिख दिया। तो सबसे पहले 2 आएगा प्रसाद, इसका वर्ष काल है 1936। ठीक है, उर्वशी किसकी रचना है? ये दिनकर की है, तो इसके लिए क्या आएगा? 4 आएगा। और उर्वशी रचना मैंने आधुनिक काल की क्लास में आपको बताया था कि उर्वशी जयशंकर प्रसाद की भी है और उर्वशी दिनकर की भी है। जयशंकर प्रसाद की 1919 में है और दिनकर की 1972 में है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना, ऑप्शन में 1 मिले तो लगा देना। ठीक है, पल्लव किसकी रचना है? पंत की है, ये 3 पे आएगा। और यामा किसकी रचना है? महादेवी की है, ये 1 पे आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसमें छायावादी महाकाव्य कौन सा है? ठीक है, छायावादी महाकाव्य कौन सा है ये देख लीजिए। साकेत है वो द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त की रचना है। प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। कामयानी किसके? जयशंकर प्रसाद की रचना। अभी अभी हमने किया, तो यही क्या है? छायावाद की रचना है। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो तो चंद्रबरदाई की आदिकाल की रचना है। ठीक है, तो थोड़े क्वेश्चन मिक्स हो गए हैं, तो चलो वो आए तो हिंदी साहित्य के ही। तो साकेत के रचयिता कौन है? मैंने आपको बहुत अच्छे से ट्रिक के साथ समझाया हुआ है। द्विवेदी युग के अंदर आधुनिक काल की जो मैंने क्लास करवाई है वो आपके लिए मैं क्या कहूँ गोल्डन क्लास है। मैंने एक क्लास के अंदर आपको प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, द्विवेदी युग, भारतेंदु युग इतने अच्छे से करवाया। हर एक रचना को आपको याद करवाने की कोशिश की है। ठीक है, तो साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है। आप कमेंट करके इसका वर्ष काल जरूर बताना। ठीक है, हरियोध की रचना कौन सी है? प्रिय प्रवास है। ठीक है, हिंदी साहित्य का पहला खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है और इसमें 17 सर्ग हैं। जो प्रिय प्रवास है एग्जाम के अंदर आ सकता है, इसलिए मैं आपको पॉइंट बता रही हूँ। इसमें 17 सर्ग हैं और 1914 इसका क्या है? वर्ष काल है। ठीक है, तो कौन सी रचना आदिकाल की नहीं है? यहाँ पर आदिकाल की रचना कौन सी रचना आदिकाल की है? प्रमाल रासो क्या है? ये आदिकाल की है, ऑप्शन डी। ठीक है, उसके बाद आ जाती है इसमें रीति मुक्त कवि कौन नहीं है? ठीक है, जिसने मेरी क्लास देखी होगी तो वो 1 सेकंड भी नहीं लगाएगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, तो घनानंद रीति मुक्त, बोधा रीति मुक्त, ठाकुर रीति मुक्त, तो बिहारी क्या है? रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? मैंने भक्ति काल की जो क्लास है हिंदी साहित्य में इतने अच्छे से पढ़ाई है, एक एक कॉन्सेप्ट को आपको समझाया है, उनकी विशेषताएं बताई हैं। ठीक है, कवियों के जो रचनाएं हैं, रामचंद्र जो तुलसीदास है उसके बारे में बताया, तुलसीदास की रचनाओं के विषय के बारे में भी मैंने आपको बताया है। रामचरितमानस को बहुत अच्छे डिटेल से आपको पढ़ाया है। तो अष्टछाप की जो कवि हैं, जो अष्टछाप का कवि नहीं को है, यहाँ पर कौन नहीं है अष्टछाप का कवि? नंददास नहीं है। ठीक है, कुंभन दास क्या थे? सबसे पहले कवि थे। ठीक है, तो सॉरी,
कौन यहाँ पर कवि नहीं है? तुलसीदास नहीं है अष्टछाप के कवि, ठीक है। तो कौन नहीं है? तुलसीदास यहाँ पर अष्टछाप के कवि नहीं है। अष्टछाप की जो स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने की थी और 1565 में की थी। 4 शिष्य यहाँ पर वल्लभाचार्य के थे और 4 शिष्य यहाँ पर किसके थे? विठलनाथ के थे, ठीक है। तो मैंने आपको हर एक शिष्य के बारे में बताया हुआ है कि कौन से शिष्य वल्लभाचार्य के थे और कौन से 4 शिष्य विठलनाथ के थे, ठीक है। उसके बाद राम कथा पर आधारित केशव के महाकाव्य का नाम बताइए, ठीक है। केशव किस धारा के कवि हैं? रीतिकाल के कवि हैं, ठीक है। तो इनके राम के आधार पर लिखी गई रचना कौन सी है? रामचंद्रिका है, ऑप्शन ए। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था, ठीक है। जो केशव है, जो रीतिकाल के कवि हैं, इनको कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके बाद है उर्वशी के रचयिता कौन है, ठीक है। उर्वशी के रचयिता यहाँ पर प्रसाद भी हैं और दिनकर भी हैं, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन के 2 आंसर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में यदि आपको एग्जाम में आएगा तो एक ऑप्शन मिलेगा, तो आप एक लगा देना, ठीक है। रामचरितमानस में कांड कितने हैं? 7 कांड है, ऑप्शन बी। और हर एक कांड के बारे में मैंने आपको, जो मेरी भक्ति काल की क्लास है, हर एक कांड के बारे में आपको बता रखा है। बाल कांड का विषय क्या है, अरण्य कांड का विषय क्या है, किष्किंधा कांड का विषय क्या है, ठीक है। तो हर कांड के बारे में आपको बता रखा है, ठीक है। तो रामचरितमानस का आधार, जो मानस है वो किस पर आधारित है? राम की कथा पर आधारित है, ठीक है। ऑप्शन बी। तुलसी किस काल के कवि है? तुलसी किस काल के कवि है? भक्ति काल के कवि है। कौन सा हिंदी का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को हिंदी का स्वर्णिम युग कहा जाता है। और किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। मैंने आपको क्लास के अंदर बता रखा है पूरा क्वेश्चन, हिंदी के भक्ति काल को स्वर्णिम युग क्यों कहा जाता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन करवा के समझा रखा है कि स्वर्णिम युग भी क्यों कहा जाता है, ये भी आपको बता रखा है। तो किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, ठीक है। तो उस और क्यों कहा था ये भी मैंने आपको वहां पर बता रखा है। इसमें रीति ग्रंथ नहीं है, ठीक है। तो भाषा भूषण क्या है? जसवंत का रचना है। अलंकार निरूपण रचना है, तो ये क्या है? ये भी रीति ग्रंथ है। और जिसने मेरी रीति काल की क्लास देखी होगी तो उसको ये भी पता होगा कि रीति ग्रंथ होते क्या है और रीति काल को रीति काल क्यों कहा जाता है, ठीक है। तो कवि प्रिया किसकी रचना है? केशव की रचना है, ठीक है। किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। रसिक प्रिया भी जो रसों के आधार पर है, ठीक है। रसिक प्रिया किसके आधार पर है? रसों के आधार पर है। और जो के कवि प्रिया है वो अलंकार के आधार पर, अलंकार निरूपण के आधार पर रचना। जो सतसई है वो मती राम की रचना है, ठीक है। मैंने अभी अभी आपको करवाया हुआ है, ये मती राम की रचना है। और जो बिहारी सतसई है उसका अनुकरण पर ये की गई है, ठीक है। तो यदि आपने वो क्लास अच्छे से देखी होगी, जो वो अब ये देखेंगे तो उनको तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इजी लगेगी, ठीक है। इनमें से रीति सिद्ध, ये अभी अभी मैंने करवाया था। रीति सिद्ध कौन हुए थे? बिहारी हुए थे, ठीक है। तो आप अच्छे से कर पाओगे। भारतेंदु जी की रचना का नाम बताइए, कौन है? प्रेम के सरोवर। यदि आपने आधुनिक काल किया होगा तो वो क्लास आपके, मैंने प्रेम नाम से जो भी रचनाएं थी, मैंने आपको प्रेम का जो ट्रिक बनाकर हमने सभी रचनाएं की थी, तो आप अच्छे से इसको कर पाओगे, ठीक है। तो भारतेंदु का कौन सा नाटक नहीं है? हम सभी जानते हैं, अंधेर नगरी बार दुर्सा। विषय विशोषदम भी इसका नाटक है। अंधा युग किसका नाटक है? ये धर्मवीर भारती का, ठीक है। तो किसका नाटक है? धर्मवीर भारती का नाटक है, ठीक है। तो उसके बाद है कौन सा नाटक प्रसाद का है, ठीक है। ध्रुव स्वामी प्रसाद का, राजश्री प्रसाद का, चंद्रगुप्त प्रसाद का, तो सभी क्या है? ऑप्शन डी क्या है? प्रसाद के नाटक हैं, ठीक है। कौन सा काव्य ग्रंथ अज्ञेय का है? ठीक है, चिंता अज्ञेय का काव्य ग्रंथ है। इतलेयम किसका है? अज्ञेय का है। युगदूत किसका है? अज्ञेय का। ये सभी क्या है? इसका ऑप्शन डी होगा। तो ये सभी क्या है? अज्ञेय के काव्य हैं। इनमें छायावादी कवि कौन है? ठीक है, निराला, महादेवी पंत और बच्चन क्या है? छायावादी कवि नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। तो आगे है युगधारा किस कवि की रचना है? तो मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है जब हमने जो प्रगतिवाद किया था, ठीक है। तो प्रगतिवाद के अंदर मैंने आपको एक एक को ये भी बताया था कि प्रगतिवाद के कवि कौन से हैं, प्रयोगवाद के कवि कौन से हैं, ठीक है। हर एक कवि के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नागार्जुन की रचना है और नागार्जुन की बहुत सारी रचनाएं हैं। सतरंगे पंखों वाली, पुरानी जूतियों का कोर्स, मछली तालाब में मछलियाँ, खिचड़ी का विपलन और प्यासी पथराई आंखें। तो हर एक रचना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो नागार्जुन की, त्रिलोचन की, शिव मंगल सिंह सुमन की सभी रचनाएं आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। कौन सी रचना निराला की है? ठीक है, तो ये सभी क्या है? निराला की, सॉरी, निराला कौन सी रचना निराला की है? तो अनामिका निराला की रचना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी होगा, ठीक है। तो उसके बाद है महादेवी वर्मा को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? हम कर चुके हैं यहाँ पर, इस पर हम समय नहीं लगाएंगे। कौन से कवि को सबसे पहले भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इस पर थोड़ा डाउट है मुझे कि किसको मिला था। मुझे लगता है कि
इसमें सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत को मिला था चिदम्बरा पर, ठीक है। तो ऑप्शन सी, या फिर चेक करेंगे इसको, मुझे थोड़ा डाउट है इसमें। इन निम्नलिखित में से कौन सा पद्म सम्मान नहीं मिला? इनमें से पद्म सम्मान अब तक किसी को नहीं मिला है, वो है प्रसाद को। इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, दिनकर है। रामधारी सिंह दिनकर की आपको सभी रचनाएं पता होना चाहिए, और ये राष्ट्रीय काव्यधारा के क्या है? कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, ठीक है। इनमें से कौन समकालीन गीतकार है? सोप ठाकुर क्या है इनमें? समकालीन गीतकार हैं, ठीक है। तो उसके बाद है हमारी कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? ठीक है, तो मेरा परिवार महादेवी की रचना है। अतीत के चलचित्र महादेवी की रचना। स्मृति की रेखाएं महादेवी की रचना। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये जीवनी है। ये किसकी है? बच्चन की जो बच्चन है उनकी क्या है? ये सभी जीवनी उन्हीं की। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, ये सभी नीड़ का निर्माण फिर से, ठीक है। तो ये किसकी जीवनी है? तो बच्चन की है, ठीक है। इनमें से आधुनिक काल के कवि कौन है? ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो आधुनिक काल के कवि कौन है? यहाँ पर रघुवीर शाह क्या है? आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है। मतीराम कब के हैं? रीति काल के हैं। बिहारी रीति सिद्ध काव्यधारा के हैं, और तुलसी भक्ति काल के हैं, ठीक है। इनमें हम ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। उसके बाद कौन सा कवि प्रिय प्रवास का रचयिता है? हरियोध है। और इसका वर्ष काल क्या है? मैंने अभी आपको लास्ट करवाया है, ठीक है। उसके सर्ग की 17 सर्ग हैं इसके अंदर, ठीक है। और किस पे आधारित है? कृष्ण की लीलाओं पर आधारित रचना है ये, ठीक है। तो कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की है? ठीक है, तो मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण, ये तीनों क्या है? हरिवंश राय बच्चन की क्या है? रचनाएं हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचनाएं हैं? दिनकर की हैं। प्लीज मैं बार बार कहती हूँ, रामधारी सिंह दिनकर को हर एक रचना को आपको याद रखना है। दिल्ली, नए पत्ते, हुंकार, रश्मि रथी, ठीक है, नामधेनु, सामधेनी, नील कुसुम। तो मैंने आपको हर एक रचना को मैंने ट्रिक के साथ करवाया हुआ है। आपको याद हो तो मैंने आपको एक ट्रिक के साथ करवाया हुआ था, ठीक है। तो आप जब मैंने आपको आधुनिक काल की क्लास है, वो क्लास आप जिसने नहीं देखी है वो जरूर देखना, ठीक है। वहां से आप दिनकर की एक रचना को भी नहीं भूलोगे, ठीक है। राम की शक्ति पूजा नामक कविता के रचयिता कौन है? तो ठीक है, बहुत ही फेमस कविता है इनकी, निराला की। तो राम की शक्ति पूजा इनके क्या है? रचना है, ठीक है। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो हम सभी जानते हैं सुदामा धूमिल की रचना है, ठीक है। तो मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये किसकी रचना है? तो जो प्रगतिवादी कवि हैं हिंदी साहित्य के, तो ये उनकी रचना है। किसकी है? त्रिलोचन की रचना है। मैं उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान, इस धरती, ये सभी किसकी रचनाएं हैं? त्रिलोचन की रचनाएं हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें से इनमें से प्रवृत्ति के आधार पर किसका नामकरण किया गया है? प्रवृत्ति के आधार पर किसका नामकरण किया गया है? तो रीति काल का प्रवृत्ति के आधार पर नामकरण किया गया है, ठीक है। तो उसके बाद रीति काल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी थी? बहुत अच्छे से जानते हैं, मिश्र बंधुओं ने दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि ये जो रीति काल है इसमें अलंकार के आधार पर रचनाएं की गई हैं, ठीक है। ज्यादा अलंकारों के आधार पर ज्यादा रचनाएं करने के कारण इसको अलंकृत काल कहा गया है। शुक्ल जी ने आदिकाल का नाम क्या दिया था? ठीक है, तो क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल दिया था। और आदिकाल नाम किसने दिया था? आदिकाल को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। अभी यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो किस इतिहास लेखक ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ 1050 से माना? तो रामचंद्र शुक्ल ने माना। ऑप्शन बी, ज्यादा समय हम नहीं लगाएंगे। शुक्ल जी ने आधुनिक काल का नाम क्या रखा था? गद्य काल रखा था, मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी। ऑप्शन सी। पूर्व मध्यकाल के लिए शुक्ल जी ने क्या नाम दिया था? जब शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया था, ठीक है, तो उन्होंने जो रीति भक्ति काल है उसको 2 कालखंडों में विभाजित किया था, उत्तर काल और पूर्व काल। उत्तर काल के लिए भक्ति काल नाम है, और रीति काल किसके लिए है? तो पूर्व काल के लिए तो भक्ति काल है, और उत्तर काल भक्ति काल के लिए, और पूर्व मध्य काल किसके लिए था? रीति काल के लिए था, ठीक है। तो आगे शुक्ल जी ने कालों का नामकरण किस आधार पर किया था? तो प्रवृत्ति के आधार पर किया था। आपसे कभी भी जैसे इंटरव्यू वगैरह में पूछ लिया जा सकता है। तो जो शुक्ल जी ने अपना हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखा था 1929 में, तो उसमें जो काल है उनका नामकरण किसके आधार पर किया था? प्रवृत्ति के आधार पर किया था, ठीक है। आदिकाल को चारण काल किसने कहा था? तो राम कुमार वर्मा ने इसको क्या कहा था? चारण काल कहा था। जॉर्ज ग्रेसन ने भी इसको चारण काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने इसको क्या कहा था? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल का तो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के काल विभाजन हिंदी साहित्य में कब से प्रारंभ होता है? 750 से प्रारंभ होता है। ऑप्शन बी के साथ हम जाएंगे।
डॉक्टर गणपति गुप्त ने हिंदी काल का प्रारंभ कब से माना है? गणपति गुप्त ने कब माना? 1857 से। ऑप्शन बी से हिंदी साहित्य का आधुनिक काल का प्रारंभ माना है। ठीक है, इनमें से कौन सा नाम आदिकाल के लिए नहीं रखा गया? ठीक है, आदिकाल के लिए नहीं रखा गया पूछा गया। नहीं वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से करोगे। ठीक है, असंगत और नहीं वाले क्वेश्चन पे हमें सबसे पहले पॉइंट कर लेना चाहिए, उसके बाद हमसे मिस्टेक नहीं होती। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा, सिद्ध सामंत काल किन्होंने कहा था? सिद्ध सामंत काल इसको राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा था। तो संधि काल इसको किसी ने नहीं कहा था आदिकाल को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन हिंदी साहित्य का पहला कवि किसे मानते हैं? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सरप्पा को मानते हैं हिंदी साहित्य का पहला कवि। ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। शालिभद्र को कौन मानते हैं? तो इनकी जो रचना है भारतेश्वरी बाहुबली को गणपति मानते हैं पहली रचना। ठीक है, तो राहुल सांकृत्यायन ऑप्शन बी सरप्पा को पहला कवि मानते हैं, जो 7वीं सदी के रचनाकार हैं। ठीक है, तो सरप्पा का समय सांकृत्यायनी जी के अनुसार क्या रहा है? अभी हमने किया 7वीं सदी रहा है। ऑप्शन ए। हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा माना जाता है? ठीक है, तो आप इसको कौन सा ग्रंथ है? श्रावकाचार को हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, हिंदी का पहला ग्रंथ कौन सा है? श्रावकाचार को हिंदी का पहला ग्रंथ माना जाता है। और श्रावकाचार के रचयिता कौन है? देवसेन है। ऑप्शन ए। ठीक है, तो श्रावकाचार की जो रचना है वो कब हुई थी? 1933 में हुई थी। ठीक है, जगनीक द्वारा रचित वीर रस प्रदान ग्रंथ रचना कौन सी है? ठीक है, जगनीक द्वारा रचित, तो जगनीक की रचना कौन सी है? तो सबसे पहले हमने देखना है परमाल रासो। ठीक है, मैंने आपको ट्रिक के साथ करा था पीजे। ठीक है, ऐसे कर लेना। ठीक है, पृथ्वीराज की रासो के कौन है? चंद्रबरदाई। बिसल देव रासो के रचयिता कौन है? नरपति। ठीक है, तो खुमान रासो के रचयिता कौन है? दलपति। ठीक है, मैंने ऐसे करवाया था KH और D। ठीक है, के एच का ख बन गया और डी से दलपति। ठीक है, तो परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनीक। ठीक है, पीजे। ऐसे आप ट्रिक के साथ मैंने आपको क्लास करवा रखी है। ठीक है, आलाखंड किस रचना का लोकप्रिय नाम है? ठीक है, परमाल रासो के मैंने आपको बताया था 2 नाम है। इसको आलाखंड भी बोलते हैं और परमाल रासो भी बोलते हैं। और ये 2 भाइयों की इसके अंदर शौर्य की और उनकी वीरता की वर्णन किया गया है। उनके दोनों के नाम क्या थे? उदल और आला। ठीक है, तो उसके बाद पृथ्वीराज रासो के विषय में कौन सी धारणा उपयुक्त है? इसको क्या है? अर्ध प्रमाणिक माना जाता है। और किसने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, किसने प्रमाणिक माना है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो रामचंद्र शुक्ल ने इसको क्या माना है? और अर्ध प्रमाणिक माना है। ठीक है, बिसल देव रासो का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार रस क्या है? इसका प्रधान रस रहा है। ये एस्टेट के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार हम क्या कर देते हैं कि हम इसमें वीर रस कर देते हैं, पर ये क्या है? श्रृंगार रस आधारित रचना है बिसल देव रासो। इसमें से हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? तो पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना गया है। ऑप्शन डी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो के वृत्त रूपांतर में कितने सर्ग हैं? ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? तो 69 सर्ग हैं। ठीक है, आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, जो रिटर्न एग्जाम है वहां पर भी ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। रासो काव्य की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक उपयुक्त मत कौन सा है? ठीक है, रासो की जो उत्पत्ति है तो अलग अलग प्रकार के लेखकों ने अलग अलग मानी है। किसी ने रसायन से मानी है, किसी ने रास से मानी है, किसी ने रासक से मानी है, पर सर्वसम्मति से माना गया कौन सा है? तो रासो की उत्पत्ति रासक से हुई है। ऑप्शन सी को माना गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मानी है। आपको ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, किसने मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना है कि जो हिंदी साहित्य में रासो है शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। और रसायन से किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है। ठीक है, किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने माना है। हर एक पॉइंट को आप याद कर लेना, फिर आप भूलोगे नहीं। ठीक है, आदिकाल में मनोरंजक साहित्य किसने लिखा था? तो अमीर खुसरो ने लिखा था। हिंदी में पहेलियां लिखी थी और मुकरियां लिखी थी, कवाली लिखी थी। तो सबसे पहले किसने लिखी थी? अमीर खुसरो ने लिखी थी। और अमीर खुसरो किस काल के कवि हैं? आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो आपको सभी फैक्ट ये पता होना चाहिए। खड़ी बोली में सबसे पहले रचनाओं करने का काम किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने किया था आदिकाल में। तो गोरखबानी का संपादन किसने किया था? आपको याद रखना है, पीताम्बर दत्त बड़वाल ने किया था। गोरखबानी का संपादन किसने किया था? ऑप्शन डी, पीताम्बर दत्त बड़वाल ने किया था। ठीक है, इनमें से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए, अधिकांश रासो काव्य प्रमाणिक है, अधिकांश रासो काव्य अप्रमाणिक है। बिसल देव रासो वीर रस प्रधान, अभी हमने पढ़ा है कि वो श्रृंगार रस प्रधान है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? पृथ्वीराज रासो क्या है? वीर रस प्रधान
क्या है, ग्रंथ है, क्योंकि इसमें जो पृथ्वीराज की रासों की वीरता का वर्णन किया गया है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन सी 84 मानी गई है। ठीक है, सिद्धों का उचित समय क्या माना गया? अभी हमने किया था 8वीं और 7वीं शताब्दी सिद्धों का समय माना गया है। नारी निंदा किस संप्रदाय में की गई है? ठीक है, नारी निंदा किस संप्रदाय में की गई है? तो ये किस संप्रदाय में की गई है? वो है ऑप्शन ए, नाथ संप्रदाय में की गई है। ठीक है, नारी निंदा किस में की गई? नाथ संप्रदाय में की गई है। ठीक है, तो इनमें से नाथ संप्रदाय में क्या नहीं है? ठीक है, जब मैंने आपको नाथ संप्रदाय करवाया था तो उसके अंदर मैंने आपको हर एक पॉइंट को बताया था, इनकी विशेषताएं भी बताई थी नाथ संप्रदाय के बारे में। तो गुरु की महिमा का वर्णन इन्होंने किया है, मैंने आपको विशेषताएं करवा रखी है कि गुरु की महिमा इन्होंने की है, नारी की निंदा इन्होंने की है, इंद्रिय निग्रह इन्होंने किया है, गृहस्थों का आदर इन्होंने नहीं किया है। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। ठीक है, यदि आपको इन पॉइंट को अच्छे डीपली समझना है तो आपको प्ले लिस्ट में जाके मेरी हिंदी साहित्य की जो क्लास है आदिकाल की वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ठीक है, तो वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। ठीक है, तो उसके बाद है प्रभंस व राजस्थानी भाषा के योग से बनी भाषा को क्या कहते हैं? इस पॉइंट को भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है कि जब अप्रभंस और राजस्थानी मिल जाएंगी तो दोनों के मेल से कौन सी भाषा बनेगी? ठीक है, अप्रभंस में राजस्थानी मिला दो तो डिंगल भाषा बन जाएगी। ठीक है, जब अप्रभंस भाषा में हम ब्रज भाषा को मिला देंगे, ठीक है, जब ब्रज भाषा को मिला देंगे तो पिंगल भाषा बन जाएगी। ठीक है, पिंगल भाषा बन जाएगी। ब्रज अप्रभंस में जब हम ब्रज को मिलाएंगे तो क्या भाषा निकल के आएगी? पिंगल। ठीक है, आप किसी भी पॉइंट के साथ याद कर लेना। ठीक है, और यदि ब्रज भाषा में राजस्थानी मिला देंगे तो डिंगल। ठीक है, अब ब्रज भाषा मिश्रित अप्रभंस का नाम क्या है? देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था और ये आगे क्वेश्चन आ गया। जब ब्रज भाषा में अप्रभंस मिश्रित हो जाएगी तो क्या भाषा बन जाएगी? पिंगल। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इजी है, जब एग्जाम के अंदर आते हैं तब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रज भाषा में क्या मिलेगा और जो अप्रभंस में राजस्थानी मिलाने से कौन सी भाषा बनेगी और अप्रभंस में ब्रज भाषा मिलाने से कौन सी, तो दोनों सिमिलर लगता है तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ब्रज में कौन अप्रभंस मिला देंगे तो पिंगल भाषा बन जाएगी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा आदिकाल का ग्रंथ नहीं है? ठीक है, आदिकाल का ग्रंथ पूछा है इसने। ठीक है, तो मैथिली विद्यापति की रचना है तो आदिकाल की। अमीर खुसरो की रचना है, खुसरो की पहेलियां, तो ये भी आदिकाल के। प्राकृत पेंगलम छंद शास्त्र का ग्रंथ है तो ये भी किसकी रचना है? आदिकाल के। पद्मावत किसकी रचना है? तो जयसी की रचना है। ठीक है, पद्मावत किसकी रचना है? जयसी की है। और सूफी काव्यधारा किसके कवि थे? सूफी काव्यधारा के कवि थे। ठीक है, सूफी काव्यधारा की। और पद्मावत की रचना कब हुई थी? 1540 में हुई थी। और पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। ठीक है, देखो पद्मावत के साथ मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन आपको याद करवा दिए। ठीक है, विद्यापति पदावली की रचना किस भाषा में हुई है? जो विद्यापति की पदावली उसकी रचना किस भाषा में हुई है? मैंने आपको जब विद्यापति की पदावली के बारे में बताया तभी आपको बता देता कि मैथिली में हुई है। ठीक है, विद्या की जो पदावली है इसकी मैथिली में हुई है। और पुरुष परीक्षा की किस में हुई है? संस्कृत भाषा में हुई है। आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? आदिकाल में खड़ी बोली का प्रयोग किस कवि ने किया था? गांठ बांध लो इस बात को, कभी मत भूलना, अमीर खुसरो ने किया था। ऑप्शन बी। ठीक है, तो उसके बाद इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से है? ठीक है, जैन धर्म के कवि इनमें कौन है? आपको इसमें ये अच्छे से ध्यान से देखना है। तो कौन है इसमें? तो जैन धर्म का संबंध किससे नहीं है? तो नई वाले क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। ठीक है, तो स्वयंभू भी जैन धर्म के, धनपाल भी जैन धर्म के, जोनदेव भी क्या है? जैन धर्म के हैं। ठीक है, स्वयंभू की रचना भी हमें पता होनी चाहिए। धनपाल की भविष्य कहा रचना है, स्वयंभू की पद्मचर्यु है। ठीक है, विद्यापति के कौन से हैं? जो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, तो ये इसका तो जैन धर्म से संबंधित कवि नहीं है। ठीक है, तीनों क्या है? जैन धर्म से संबंधित है। खलिक बारी के रचयिता कौन है? तो हम अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन सी खुसरो है। भविष्य कहा रचना का नाम बताइए, कौन क्या है इसका? धनपाल है। और मैंने आपको ट्रिक के साथ करवाया था कि हमें धन कब मिलेगा? जब हम अब मेहनत करेंगे और भविष्य में जाकर हमें धन मिलेगा। ठीक है, भविष्य कहा, जब भी आपको भविष्य कहा तो सोच लेना हमें धन कब मिलेगा? भविष्य में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको याद हो जाएगी। खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन सा है? अभी मैंने आपको कराया ऑप्शन बी, अमीर खुसरो है। ठीक है, इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लेखांकित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आ जाए तो हम भूल जाते हैं। तो कौन सा ऐसा ग्रंथ है जो शिलाओं मतलब पत्थरों पर लिखा गया है? वो है राउलवेल। ठीक है, आपने अच्छे से याद रखना है क्या है? राउलवेल। और ये क्या है? गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। गद्य रचनाएं भी है, पद रचनाएं भी, और ये क्या है? चंपू
काव्य है, ठीक है। कौन सा है? चंपू काव्य है, ठीक है। चंपू काव्य क्या होता है? जिसमें दोनों रचनाएं मिक्स होती हैं, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा दो इसको, अच्छे से आप देख लेना, ठीक है। मैथिली हिंदी में जो मैथिली भाषा में है और गद्य रचना है, उसका नाम बताइए। मैथिली भाषा में गद्य रचना कौन सी है? वर्ण रत्नाकर। और वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? ज्योतिश्वर ठाकुर है। उम्मीद करती हूँ मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अच्छे से क्लास देख ली होगी। उसके बाद है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा था? पता नहीं क्यों मैं इस कृति को कभी नहीं भूलती। आलोचना मैंने ऐसे की था, आलोचना किसने की थी हिंदी साहित्य की? तो राम कुमार वर्मा ने की थी, ठीक है। तो आप कोई ना कोई माइंड के अंदर फैक्ट याद कर लिया करो, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। हिंदी से जो हमारा हिंदी साहित्य लिख दिया, तो उसकी आलोचना किसने की? सोच लो, हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा था? रामचंद्र शुक्ल ने लिखा था। फिर उसकी आलोचना किसने की? जब देखो हिंदी साहित्य का इतिहास आलोचना निकालते तो किसने लिखा? रामचंद्र शुक्ल ने। अब हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल ने लिख दिया, तो कोई भी रचना या कोई ग्रंथ लिख देते थे तो फिर उसको क्रिटिसाइज भी करते थे, उसकी आलोचना भी कोई ना कोई लेखक या कवि करता था। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की आलोचना किसने की? तो राम कुमार वर्मा ने की थी, ठीक है। सिर्फ ये समझाने के लिए पॉइंट था, ताकि आप एग्जाम तक ना भूलो। पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो ये क्या था? वीर गाथात्मक रचना थी, ठीक है। तो किस वर्ग में रखेंगे? वीर गाथात्मक रचना। पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष कौन सा रहा है? इसकी ऐतिहासिकता के बारे में रहा है, ठीक है, ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि इसमें कल्पनाओं का ज्यादा सहारा लिया गया था और ऐतिहासिकता जो तिथियां हैं वो आपस में मैच नहीं कर रही थी, ठीक है। तो पहाड़ दोहा है वो किसकी रचना है? वो राम सिंह जी की रचना है, ठीक है। ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ठीक है। तो पहाड़ दोहा किसकी रचना है? राम सिंह की रचना है। इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? देखो वही क्वेश्चन आ गया, किस में है? अब आप इजिली कर लोगे, बिशल देव रासो में है, ऑप्शन सी, ठीक है। पृथ्वीराज रासो वीर ग्रंथ है, प्रमाल रासो वीर ग्रंथ है, ठीक है। तो पृथ्वीराज बिशल देव रासो क्या है? श्रृंगार प्रधान रचना है, ठीक है। इन इतिहास लेखकों में सबसे अधिक प्राचीन कृति कौन सी है? ठीक है, ये यहाँ पर लेखक दिए, तो सबसे प्राचीन कृति देखो रामचंद्र शुक्ल की, तो 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। गणपति गुप्त ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक कौन सा ग्रंथ लिखा? वैज्ञानिक इतिहास लिखा था 1965 में, ठीक है। तो ये भी ओल्ड पुरानी नहीं है। तो और शिव सिंह सेंगर ने लिखा था शिव सिंह सरोज, तो कब लिखा था? 1883 में लिखा था। और मिश्र बंधुओं ने 1913 में प्रथम मिश्र बंधु विनोद से जो इनकी रचना 1913 में लिखी थी। तो सबसे प्राचीन कृति कौन सी है? 1883। तो ये शिव सिंह सेंगर की है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसके बाद रीतिकाल को दूसरा नाम क्या है? रीतिकाल को दूसरा नाम क्या है? ठीक है, तो इसको क्या बोल देते हैं? उत्तरकाल भी बोल देते हैं, सॉरी उत्तरकाल नहीं, इसको मध्यकाल भी बोल देते हैं, ठीक है। सॉरी, इसमें मुझे डाउट है भी, इसको क्या बोल देते हैं? तो इसको श्रृंगार काल बोल देते हैं, सॉरी, इसको क्या बोलते हैं? श्रृंगार काल बोल दिया जाता है, क्योंकि जो रीति काल है उसमें श्रृंगारिकता की प्रधानता है, ठीक है। तो मैंने मध्यकाल और उत्तरकाल इसलिए लगा क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने इसको 2 कालों में डिवाइड किया हुआ है। तो भक्ति काल को किया है। तो सॉरी, इस क्वेश्चन के लिए मैं कंफ्यूज हो गई थी। तो श्रृंगार काल बोल दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो रीति काल है इसमें श्रृंगारिकता की प्रधानता थी और रीति निरूपण की प्रधानता के कारण इसको श्रृंगार काल बोल दिया जाता है। राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किस कवि की रचनाएं संपादित की गई हैं? ठीक है, तो दोहा कोश रचना है वो किसकी है? सरप्पा की है। तो इसके अंदर रचनाएं किसकी संपादित की गई हैं? तो आप तो अच्छे से जान के सरप्पा की ही रचनाएं इसके अंदर होंगी, ठीक है। तो किसकी रचनाएं संपादित की हैं? सरप्पा की। तो आदिकाल में चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? ठीक है, तो किस में रचे गए? जैन साहित्य में रचे गए, ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। चरित काव्य पूछे इन्होंने, किस सबसे ज्यादा पॉइंट यहाँ पर रखना है, चरित काव्य जैन साहित्य में रचे गए, ठीक है। तो ऑप्शन ए। उसके बाद है मल्ला हुआ जो मारियो, ये आपने याद रखना है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ठीक है। मला हुआ जो मारियो, बहनी मारा कुतु, लजेज की वैसी में अहुजी भगा घर इंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? हेमचंद्र ने किया है। हेमचंद्र की यह पंक्ति मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है। तो मला हुआ मारियो नाम से यहाँ तक आती है ये। तो मला हुआ मारियो महनी मारा कतु, ठीक है, ये अपने रचना याद रखनी है, हेमचंद्र की है। चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? जो चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए? दोहा चौपाई छंद में अधिक लिखे गए हैं, ऑप्शन ए। उसके बाद है जैन साहित्य में राम कथा, जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई? ठीक है, जैन साहित्य में जो राम कथा है वो किस नाम से लिखी है? वो लिखी है पौम
चरयू, पयम चरयू। और किसने लिखी है? स्वयंभू ने लिखी है। और इसको पूरा किसने किया? स्वयंभू के पुत्र त्रिभुवन ने किया है, त्रिभुवन ने पूरा किया है। ठीक है, ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अप्रभंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? अप्रभंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। और अप्रभंश का भवभूति किसे कहा जाता है? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो ढोला मारुआ दोहा के रचयिता कौन है? कुशल लाभ हम ये कर चुके हैं, ऑप्शन सी। उसके बाद इनमें से बिशलदेव रासो के रचयिता कौन थे? ठीक है, तो मैंने आपको बताया था बिशलदेव क्या थी? रानी का नाम था। तो नरपति क्या थे? इसके पति थे। तो ऐसे याद कर लेना, बिशलदेव रासो के रचयिता कौन थे? नरपति। ठीक है, जो बिशलदेव क्या थी? वो रानी थी। ठीक है, और रानी का पति कौन था? नरपति था। ठीक है, तो आप ऐसे कोरिलेट करके इसको कर लेना, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? अवधूत किसके लिए कहा जाता था आदिकाल में? तो नाथ संप्रदाय के लिए, ऑप्शन बी का के लिए प्रयोग किया जाता था अवधूत। ठीक है, अवधूत मत। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियो तेज लगे तो कम कर लेना, कम लगे तो तेज कर लेना। ठीक है, देखना जरूर हर क्वेश्चन को, क्योंकि मैंने आपको हर एक क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है प्राकृत पेंगलम किस विषय पर आधारित है? मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये किस पर आधारित है? छंद शास्त्र के ऊपर आधारित रचना है आदिकाल में। ओम जय जगदीश हरे रचना के रचयिता कौन है? सरदाराम फुलेरी के द्वारा रची गई रचना है। और सरदाराम फुलेरी की जो हिंदी साहित्य में प्रथम कहानी है वो जरूर बताएं आप कमेंट करके। ठीक है, इनमें से किस संस्था का गठन बाबू श्याम सुंदर दास जी ने किया था? ठीक है, नगर प्रचारणी सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन सी बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। और मैंने आपको देवनागरी लिपि की क्लास करवाई थी, उसमें श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया था? जो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी, उसमें जो सुधार हुए थे, तो श्याम सुंदर दास जी ने क्या किया था? जो पंचम अक्षर है, तो उस जो पंचम अक्षर है ना, पंचाम अक्षर, उसको बिंदी अनुस्वार का रूप दिया था। ठीक है, जैसे माँ की बिंदी किसने बनाई थी? तो श्याम सुंदर दास ने। और ना के लिए बिंदी का प्रयोग के लिए किसने कहा था? श्याम सुंदर दास ने किया था, पंचाम अक्षर के लिए। ठीक है, और मैंने आपसे दो पर्यायवाची पूछे थे, दो शब्द पूछे थे कि गंगा पर जो बिंदी लगी हुई है वो इसका रूप मुझे बताइए, वो किस शब्द की है? और चंचल में जो बिंदी लगी है वो उसका रूप क्या है, ये बताइए। तो आपने किसी ने नहीं बताया, तो क्या समझूं इसके बारे में मैं? ठीक है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसे कहा जाता है? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में क्या कहा जाता है? हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय हिंदी साहित्य ग्रंथ कहा जाता है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने कहा था? ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यूपी टेट का पेपर, यूपी टीजीटी का पेपर उठा के देखिए, बहुत इजी पेपर था। तो किसने कहा था आदिकाल को? आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। विद्यावती की पदावली किस रस की प्रधानता है? तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। क्योंकि विद्यापति एक श्रृंगारिक कवि थे। ठीक है, इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? सबसे पहला इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? गारसा दा तासी ने लिखा था। और ये मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से गारसा तासी के बारे में फुल डिटेल से पढ़ाया है। ठीक है, तो ये फ्रेंच विद्वान थे। फ्रेंच विद्वान मैंने कौन सा ग्रंथ लिखा था और कब लिखा था, तो एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से बता रखा है। ठीक है, भविष्य कहा रचना के रचयिता कौन है? धन के रचयिता कौन है? भविष्य कथा के तो धनपाल ने, मैंने अभी ट्रिक के साथ बताया था कि भविष्य में हमें क्या मिलेगा? धन मिलेगा। हिंदी साहित्य के लेखकों के काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? स्टार क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए। काल क्रमानुसार पूछा कि काल क्रम के अनुसार कवियों को व्यवस्थित किया था, तो किसने किया था? तो वो यदि वो किसी स्टूडेंट ने मेरी क्लास देखी होगी तो वो बहुत इजीली, एक सेकंड भी नहीं लगाएगा इसके, जॉर्ज ग्रेसन ने किया था। और यदि यहाँ पर वर्ण क्रमानुसार पूछ लिया जाता, तो फिर आपका आंसर क्या होता? ठीक है, फिर आपका आंसर होता जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है, छोटे छोटे फैक्ट होते हैं जो हमारे एग्जाम के अंदर हम भूल जाते हैं। क्रमानुसार वर्गीकरण पूछ लिया जाए तो ग्रियर्सन, गारसा दा तासी। और यदि काल क्रमानुसार पूछ लिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा? तब हमारा आंसर जॉर्ज ग्रियर्सन होगा। ठीक है, इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन है? अंतिम चरण के पूछा है, तो अंतिम चरण के कौन थे? तो अंतिम चरण के हमारे सुप्रसिद्ध कवि थे आदिकाल के, वो थे अमीर खुसरो। ठीक है, तो कौन से थे? अमीर खुसरो यहाँ पर क्या है? आदिकाल के अंतिम सुप्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसने रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। हम सभी अच्छे से जानते हैं नरपति, क्योंकि इस क्वेश्चन को वही अच्छे से कर पाएगा जिसने मेरी हिंदी साहित्य के आदिकाल की क्लास देखी है, क्योंकि मैं वहां पर नरपति के बारे में, जो इसकी रचना बिशल देव के बारे में अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो अप्रभंश में राम के चरित्र के ऊपर आधारित रचना कौन सी है? तो अभी अभी हमने की थी पौम चरयू है, स्वयंभू की रचना है। ठीक है, किसकी रचना
रचना है, ये स्वयंभू की रचना है। और किसने पूरा किया था? इनके पुत्र त्रिभुवन ने इसको क्या किया था? त्रिभुवन ने इसको पूरा किया था। ठीक है, तो ज्योतिषवर ठाकुर की कृति कौन सी है? वर्ण रत्नाकर है, ये मैथिली भाषा में है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? तो वैज्ञानिक इतिहास में हर बार पता नहीं क्यों मुझे माइंड के अंदर याद रहता है, तो वैज्ञानिक इतिहास किसने? गणपति गुप्त ने, डॉक्टर गणपति गुप्त ने। उसका वर्ष काल क्या है? 1965 है। कई बार सिक्वेंस में रचना हमसे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए वर्ष काल भी याद रखा करो। श्रावकाचार्य का वर्ष काल क्या है? 1933 है। क्या है? 1933 है। और उसके रचनाकार कौन है? देवसेन है। और देवसेन नाथ साहित्य से हैं या जैन साहित्य से? देवसेन किस साहित्य से हैं? जैन साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। ठीक है, तो उसके बाद आचार्य रामचंद्र हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? ठीक है, यदि आपसे रसायन पूछ ले तो रामचंद्र शुक्ल, और रासक से किसने मानी है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानी है रासक से। ऑप्शन 20 के साथ हम जाएंगे। ठीक है, किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है? तो किसको दी गई है? ऑप्शन सी विद्यापति को दी गई है। ठीक है, हिंदी साहित्य के उस कवि का नाम बताइए जिसने मनोरंजक साहित्य में रचना की आदिकाल में। तो ज्यादा समय न लगाते हुए सीधा सीधा हम कर लेंगे अमीर खुसरो। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर काव्य अब कौन सी भाषा बनती है? अपभ्रंश के साथ राजस्थानी मिलाएंगे, सीधे सीधे डिंगल। हम क्या चले जाएंगे? यदि हम राजस्थान में जाएंगे तो डिंगल में चले जाएंगे, और अपभ्रंश के साथ जब हम ब्रजभाषा को मिला देंगे तो पिंगल जाएंगे, पिंगल। ठीक है, कुछ भी ऐसे याद कर लेना कोरिलेट करके। हिंदी साहित्य केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन मात्र नहीं है। इतिहास है ना, जो केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला विद्यमान है। यह कथन किसका? हमने याद रखना है, ये कथन किसका? बहुत ही फेमस कथन है। ऑप्शन डी हीगल का कथन है। ठीक है, कौन सी कृति प्रबल दयाल मित्तल की है? तो कौन सी कृति है प्रबल दयाल मित्तल की? तो ऑप्शन सी चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। ये किसकी रचना है? प्रबल दयाल मित्तल की रचना है। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने के लिए किस पद्धति का अनुसरण किया था? मैं आपको हर एक पद्धति के बारे में समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो बार बार मैं इस क्लास में समय नहीं लगाऊंगी, सिर्फ आप वो क्लास देख लेना, आपके कॉन्सेप्ट दूर हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे। ठीक है, तो वर्ण क्रमानुसार पद्धति क्या होती है मैं अच्छे से समझा चुकी हूँ। काल क्रमानुसार पद्धति क्या होता है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो जो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास किसका पद्धति में लिखा था? विद्यावादी पद्धति में लिखा था। ठीक है, तो वर्ण क्रमानुसार पद्धति क्या होती है आप अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते हो तो फिर आप क्लास देख सकते हैं। ठीक है, कौन सी रचना शालिभद्र सूरी की नहीं है? बृहतेश्वरी बहुरास किसकी रचना है? ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। ठीक है, और बुद्धिरास किसके? ये भी शालिभद्र सूरी की रचना है। पंच पांडव चरित किसकी रचना? शालिभद्र सूरी की रचना है। चंद्रबाला रास किसकी रचना? आशुक कवि की रचना है, आशुक कवि की रचना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो कामिने ए सनाने हरता ही हृदय हन पचाने, है पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, तो ये पंक्ति किस कवि की है? ये विद्यापति जी की पंक्ति है, ऑप्शन बी। ठीक है, आपको पंक्तियां भी याद होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम के अंदर पंक्तियां पूछ ली जाती हैं। अमीर खुसरो का वर्ष काल क्या है? 1255 से 1324 है। ठीक है, तो इनके गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, जब इनको पता चलता है कि इनके गुरु मर गए तो ये रोते रोते उसकी जो वो होती है दरगाह तक पहुंच गए थे। ठीक है, विद्यापति किस मत के अनुयायी थे? तो विद्यापति ऑप्शन ए शैव मत के अनुयायी थे। ठीक है, उसके बाद है विद्यापति किस नरेश के दरबारी कवि थे? तो किसके नरेश के दरबारी कवि थे? राजा शिव सिंह के कवि थे। ठीक है, इनमें से धनपाल की रचना कौन सी है? तो भविष्यत कहा, इसको तो आप कभी नहीं भूलोगे। कुशल लाभको की रचना कौन सी है? डोला मारूरा दोहा के रचयिता है। नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस कवि पर सर्वाधिक पड़ा? ठीक है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव किस पर सर्वाधिक पड़ा था? कबीर पर पड़ा था। ठीक है, तो खुमान रासों की प्रमाणिकता कहाँ संग्रहित की गई थी? जो खुमान रासों की प्रमाणिक प्रति है उसको कहाँ संग्रहित किया गया था? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए पुणे संग्रहालय में किया गया था। ठीक है, तो यह गद्य मात्र है, मूल शब्द नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह टिप्पणी किस रासो ग्रंथ के लिए है? ठीक है, तो प्रमाल रासो के लिए कहा गया है, ऑप्शन डी। यह गद्य मात्र नहीं, यह गद्य मात्र है, मूल शब्द नहीं है, प्रमाल रासो के बारे में कहा गया है। ठीक है, तो उसके बाद विशल देव रासो में कुल कितने छंद हैं? 125 छंद है, ऑप्शन सी। जलहन
पुस्तक जलन हाथ दे चली गजानन निरपकाज, पंक्ति किसकी मानी जाती है? चंद्रप्रदाय की मानी जाती है। ऑप्शन बी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया था कि जब पृथ्वीराज रासो को बंदी बनाकर ले जाया जा रहा था तो चंद्रप्रदाय अपने राजा के साथ चल देते हैं और अपनी पुस्तक को अपने पुत्र के हाथ में देते हैं और पुस्तक देकर कहते हैं कि पुस्तक जलन हाथ दे चली गजानन निरपकाज। ठीक है, तो ये पंक्ति आपने कभी नहीं भूलनी है। किसने कही थी? चंद्रप्रदाय ने कही थी। जलन कौन था? चंद्रप्रदाय का पुत्र था। ठीक है, इनमें से कौन सा विधान रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है? मैंने आपको बार बार बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक मानता है और हर एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए, प्रमाणिक कौन मानते हैं, अर्ध प्रमाणिक कौन मानते हैं। ठीक है, और मैं भी आपको एक क्लास लेके आऊंगी क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा रखा है क्लास में। ठीक है, चार्ल्स ईडन ने किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया था? ठीक है, तो आला खंड का प्रकाशन करवाया था। ऑप्शन बी। जैन मत का प्रचार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक हुआ? गुजरात में हुआ। ऑप्शन ए। रासक छंद में कितनी मात्राएं होती हैं? 29 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, तो खुमान रासो में लगभग कितने छंद हैं? ठीक है, खुमान रासो में लगभग 5000 छंद हैं और खुमान रासो किसकी रचना है? KHD। तो ऐसे करोगे तो आपको हमेशा याद रहेगा, बार बार लिख के देखा करो, जो रचना याद नहीं है आपको अच्छे से याद हो जाएगी। विजयपाल रासो की किस भाषा में लिखा गया है? तो किस भाषा में लिखा गया? अपभ्रंश भाषा में लिखा गया। हमीर रासो और विजयपाल रासो दोनों की भाषा क्या है? अपभ्रंश है। कणप्पा ने कुल कितने ग्रंथ लिखे थे? तो कणप्पा ने कुल मिलाकर 74 ग्रंथ लिखे थे। ऑप्शन डी। ठीक है, अब हम इन क्वेश्चन को करेंगे स्थापना और तर्क वाले पर, ये मैंने आगे ले रखे हैं, वहां पर करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद है हमारी ये रचना। हिंदी साहित्य में उन ग्रंथों का प्रकाशन वर्ष आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जो यहाँ पर ग्रंथ दिए हैं इनका प्रकाशन वर्ष अच्छे से व्यवस्थित करना है अपने। तो ठीक है, जिसको आपको समय याद होगा वो जल्दी से इनको क्या लिख देगा? आरोही क्रम में लगाएगा। आरोही क्रम क्या होता है? सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, तो ऐसे सीढ़ियां बनाकर देख लिया करो, फिर आपको भूल नहीं लगेगी। ठीक है, तो सबसे पुरानी रचना इनके अंदर कौन सी है हम ये देख लेंगे, फिर उसके बाद हमें कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद का समय क्या है? 1913 है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास का वर्षकाल क्या है? 1929 है। तो दूसरे नंबर पर ये आएगी। हिंदी साहित्य की जो भूमिका है इसका वर्षकाल 1952 है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा था? डॉक्टर गणपति गुप्त ने लिखा। तो इसका समय क्या है? 1965 है। ठीक है, जिसको वर्षकाल याद होगा वो 1 सेकंड लगाएगा इसको करते हुए। ठीक है, वर्षकाल भी आपने याद रखना है, आप चाहे जहां से भी पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, वर्षकाल को याद करिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया है तो आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, निम्न रचनाओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब आप देख लीजिए इसमें सबसे पुरानी रचना कौन सी है, तो उसके आधार पर हम इनको व्यवस्थित करेंगे। सबसे पुरानी रचना को पद्मचर्यु है और किसकी रचना है? स्वयंभू की है। महापुराण पुष्पदंत की रचना है, पुष्प पंड की रचना है। फिर उसके बाद है कुशल लाभ की रचना, फिर है संदेश राचक। ठीक है, तो सबसे आरोही क्रम में कौन सी लगेंगी? यही लगेंगी। ठीक है, तो इनका वर्षकाल भी अब मैंने अपनी रचना में क्लास में करवा रखा है। निम्नलिखित कवियों को आरोही काल क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, आरोही होता है पहले छोटा, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बाद की रचना। ठीक है, ऐसे बना लो। यदि आपको भूल लग जाती है तो कोई बात नहीं, भूल लग जाती है, छोटे छोटे पॉइंट भी हमें याद होने चाहिए। ठीक है, तो आरोही क्रम में लगानी है। ठीक है, तो चंद्रप्रदाय आदिकाल के कवि हैं, विद्यापति आदिकाल के कवि हैं, अमीर खुसरो भी आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, ये तीनों तो आदिकाल के हैं। अब वर्षकाल के आधार पर देखते हैं। ठीक है, तो अमीर खुसरो का वर्षकाल हमने किया था अभी 1255 है। ठीक है, तो चंद्रप्रदाय तो 1255 से भी पहले के हैं, 1200 के आसपास के या समथिंग के हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसमें कौन आएगा? तो चंद्रप्रदाय आएंगे। ठीक है, उसके बाद अमीर खुसरो आएंगे 1255। फिर ठीक है, उसके बाद आएंगे विद्यापति, ये अमीर खुसरो से भी छोटे हैं। फिर कबीर का तो हमें पता है 1398 इनका वर्षकाल है, तो उसके सबसे बाद में हमें कबीर आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे से यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, तो निम्नलिखित सिद्धों का आरोही क्रम में लगाए। जो सिद्ध हैं, सबसे बड़े सिद्ध कौन थे? तो सिद्धों में सबसे बड़ा स्थान किसका था? तो इनमें सबसे बड़ा स्थान था सरप्पा का। ठीक है, फिर उसके बाद है सबरप्पा का, फिर उसके बाद है कणप्पा का, तो उसके बाद है डोमिबा का। तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, इसका। ठीक है, उसके बाद है स्थापना और तर्क। आजकल स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी यहाँ पर। ठीक है, तो यदि आपने मेरी क्लास देखी होगी तो हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है,
तो ही आप इनको कर पाएंगे, या फिर आपने हिंदी साहित्य को अच्छे से पढ़ा होगा, या फिर जब भी आपने जहाँ पर बैच ले रखा होगा उसको अच्छे से पढ़ा होगा, MCQ क्वेश्चन नहीं किए होंगे तो सिर्फ वही स्टूडेंट इनको करके आएंगे। ठीक है, आपको बुरा लगे तो सॉरी, पर इनको करके वही आएंगे जिन्होंने हिंदी साहित्य के अच्छे डिटेल से पढ़ा है। समझिए, यहाँ पर पहले क्वेश्चन के साथ चलते हैं। स्थापना। इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके भीतर कार्य कारण श्रृंखला भी विद्वान है। ठीक है, सिर्फ क्या है, जो इतिहास होता है उसमें क्या होती हैं, घटनाएं होती हैं। ठीक है, तो इसके बारे में क्या कहा है, जो इतिहास है वो केवल घटनाओं का अन्वेषण व संकलन मात्र नहीं है, अपितु उसके कार्य भीतर कार्य श्रृंखला भी विद्वान होती है। उसके अंदर क्या होता है, कार्य जो काम हुए हैं उस समय के वो भी विद्वान होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में तर्क क्या दिया गया, स्थापना बता दी हमें। रीतिकालीन कवियों में पाई जाने वाली श्रृंगारिकता व अश्लीलता तत्कालीन दरबारी वातावरण की देन थी। हाँ, उस समय के जो राजा थे वो क्या थे, थोड़े मतलब भोग विलास में डूबे हुए थे। ठीक है, इसलिए उनको तत्कालीन कवि उतने ही इसके लिए तत्कालीन कवि उतने दोषी नहीं है, क्योंकि उनके राजा ही ऐसे थे, भोग विलासी थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, तो इसका आंसर ए, दोनों ही सही होगा। ठीक है, ए और दो। ठीक है, तो इतिहास के बारे में जो कहा गया है, ठीक है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण नहीं है, सही कहा है, संकलन मात्र नहीं है, पितु इसके अंदर क्या होता है, कार्य की श्रृंखला विद्यमान होती है, ये सही है पॉइंट। इसके बाद जो रीतिकाल के बारे में बताया गया कि वो श्रृंगारिक और अश्लील तत्कालीन दरबार की वातावरण के दिन थे, जब उनके राजा ही भोग विलासी थे तो रचनाएं भी वो उसी तरीके की करेंगे ना। ठीक है, आपको स्पष्ट भाषा में समझाऊं, जैसा माहौल होगा वैसा ही वातावरण होगा। ठीक है, तो इसमें इसके लिए तत्कालीन कवि उतने दोषी नहीं है। क्यों, क्योंकि उनके राजा ही भोगी और विलासी थे, तो दोनों यहाँ पर सही होगा। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारा ऑप्शन 2। ठीक है, तो प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ये मैंने आपको कहा था कि इसको तो आपको याद करना है, 2-3 बार दिन में रिपीट करना है। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है, जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में परिवर्तन होता है। यदि जनता की चित्त वृत्ति में परिवर्तन होता है, यदि मेरी प्रवृत्ति है, जो मेरी सोच है, इसमें परिवर्तन होता है, तो साहित्य का स्वरूप में भी परिवर्तन होगा। जब लोगों का खान पान, रहन सहन, वातावरण बदलेगा तो साहित्य भी तो उसी प्रकार का होगा। आज जो हमारा माहौल है, जो हमारे सरकार है, वही तो हमारा इतिहास बन रहा है ना। तो यहाँ पर यही कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने कि साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। ठीक है, प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता का चित्तवृत्ति का संचित बिंब होता है। ठीक है, आप इस पॉइंट को समझिए कि कवि लेखक कहना क्या चाहता है, ये हमारा तर्क है। उसके बाद है स्थापना। साहित्य के तर्क देखिए, साहित्य के इतिहास का अध्ययन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में किया जाना चाहिए। ठीक है, युगीन परिस्थितियां होगी तभी तो हिंदी से जो इतिहास उसका हम अध्ययन कर पाएंगे। परिस्थितियां बदलने पर हिंदी साहित्य का स्वरूप नहीं बदलेगा। यदि हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी तो साहित्य भी तो उसी तरीके से बदल जाएगा ना, वही थोड़ी लिखेंगे। तो इसमें क्या है, ऑप्शन ए होगा और ऑप्शन बी यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, तो इसका उत्तर ए होगा। ठीक है, क्योंकि यदि हमारी परिस्थितियां बदलेंगी तो यदि परिस्थितियां बदलेंगी तो जो साहित्य उसका स्वरूप भी तो बदलेगा ना। ठीक है, और वातावरण और जो हमारी सोच है उसी के अनुसार तो साहित्य होता है। और उसके बाद है रामचंद्र शुक्ल का इतिहास 1929 में लिखा गया है, मन में बसा लीजिए, अब नहीं भूलना है। इस लिखे जाने के कारण वर्तमान संदर्भों को अधूरा प्रतीत होता है, क्योंकि 1929 में लिखा गया है और अब क्या चल रहा है, देखो 2000 चल रहा है, तो अब तो 100 साल पुराना हो गया है। किंतु यह उपलब्ध इतिहास ग्रंथों में अद्वितीय है। जितने भी इतिहास ग्रंथ है सब में सर्वमान्य कौन सा है, रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो ये बात कही गई है और ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% ठीक मान के चलोगे जब भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में आए। नए शोधों से, निष्कर्षों से उसमें समावेश नहीं हो सकता। नए शोधों से प्राप्त जो हमें नए शोध मिले हैं और जो उनसे निष्कर्ष मिले हैं उनका समावेशन नहीं हो सकता। अब उसके अंदर हम समावेश नहीं कर सकते क्योंकि ये तो पुराना है। तथापि साहित्य के इतिहास दर्शन की आधार भूमि उसने अवश्य तैयार कर दिया। तो क्या हुआ, जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इसने क्या किया है कि हिंदी दर्शन की आधार भूमि तैयार कर दिया। यदि मैं हिंदी साहित्य का ग्रंथ लिखने बैठूं तो मैं रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास को उठाकर ही लिखूंगी। तो इसमें क्या है, दोनों ही सही हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, दोनों ही सही हैं। उम्मीद करती हूँ आप इसको समझ गए होंगे। उसके बाद है अगला क्वेश्चन। ठीक है, भक्ति आंदोलन पराजित हिंदू की निराशा से उत्पन्न हुआ है। भक्ति आंदोलन है जो पराजित हिंदू की निराशा से उत्पन्न हुआ है, यद्यपि उसका एकमात्र कारण यह नहीं है। बिल्कुल ठीक है कि कुछ जो हिंदी साहित्य के जो आलोचक है वो मानते हैं कि जो हिंदी भारत में भक्ति काल है वो पराजित हिंदू की निराशा से उत्पन्न हुआ है, यद्यपि एकमात्र कारण तो यही नहीं है कि वो सिर्फ उनके मन उदास थे, उनके मन में हिंदू जो पराजित हो गए थे। तो क्या उसी वजह से थोड़ी जरूरी है कि भारत में
भक्ति आंदोलन का उदय हुआ हो। ठीक है, तो एकमात्र कारण यही तो नहीं है ना, और भी तो कारण हो सकते हैं। देश में मुस्लिम जन शासन स्थापित हो चुका था। ठीक है, उस समय देश में मुस्लिम शासन स्थापित हो चुका था 1400 और 15वीं शताब्दी के आसपास। वे हिंदुओं के समक्ष ही देव मूर्तियां तोड़ते थे, उनके पूज्य पुरुषों का अपमान करते थे। भक्ति आंदोलन इसलिए उत्तर भारत में प्रारंभ हुआ। ठीक है, तो ये किसने माना? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। ठीक है, ये किसने माना था? रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था। तो ठीक है, अब ये क्या हुआ, इसने कहा कि एक कारण की वजह से नहीं हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और देश में मुस्लिम शासन स्थापना हो चुकी थी और वे हिंदुओं के समक्ष, ये किसने माना था? वो रामचंद्र शुक्ल ने माना। तो ये क्या है? दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने माना था और एक कारण हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। तो इसके क्या है? दोनों ही सही हैं। उसके बाद है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक इतिहास लेखक के रूप में आचार्य रामचंद्र शुक्ल निर्वादित रूप से सर्वप्रिय है, किंतु कहीं कहीं उनका आलोचक रूप प्रखर हो जाता है। ऐसे स्थलों पर वे तटस्थ नहीं रह पाते। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, शुक्ल जी तुलसी के संदर्भ में कबीर के विरोधी लगते हैं। जो शुक्ल जी हैं, वो ये रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि जो शुक्ल जी हैं तुलसी के समर्थक और कबीर के विरोधी लगते हैं। तुलसी के प्रति उनका विशिष्ट मोह कबीर के प्रति अन्याय करवा गया। ठीक है, तो दोनों जो पंक्तियां हैं किसके बारे में कहे गए हैं? ये तर्क और स्थापना तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में कहे गए हैं और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहे गए हैं। तो दोनों ही सही हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारी आज की ये क्लास खत्म होती है। यदि आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना।